ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपाई महिलाओं ने बेहद नाखुशी जताई। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई तकरार, कईयों को चोटें आईं। थाना हरिपर्वत के वजीरपुरा में मामूली विवाद के बाद खूब हुआ पथराव। पुलिस ने स्थिति पर बामुश्किल पाया काबू। क्षेत्र में शांतिपूर्ण तनाव। संदिग्ध परिस्थितियों में पति की मौत के बाद संदेह घेरे में आई पत्नी। लव मैरिज के बावजूद रिश्ते में आई दरार, अक्सर होती थी कहासुनी। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से निखरेगा ब्रज क्षेत्र का पर्यटन। विश्व बैंक की टीम ने प्रशासनिक अफसरों के साथ किया चिंतन। अब खबरें विस्तार से। बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर भाजपा महिला मोर्चा ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में हाथों में चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाएं पुलिस प्रशासन के खिलाफ बेहद उग्र दिखाई दे रही थीं। कार्यालय से कप्तान साहब के नदारद मिलने पर महिलाओं का गुस्सा और भी भड़क गया। आक्रोशित महिलाओं ने चूड़ियां तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का हवाला देकर भाजपा महिला मोर्चा ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही महिला कार्यकर्ता एमजी रोड पर जुटना शुरू हो गई। ढोल नगाड़ों के साथ महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर दिया। हाथों में पार्टी के झंडों के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ लिखी हुई तख्तियां भी महिलाएं लिए हुई थी। महिला मोर्चा के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी भी अगुवाई करते नजर आए। कलेक्ट्रेट के गेट पर आकर महिलाओं ने एसएसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भड़की महिलाओं ने रोड पर बैठकर एमजी रोड जाम कर दिया। महिला भाजपा शांति महिला मोर्चा ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगरा कार्यालय पे एसएसपी के किया, किंतु एसएसपी ने अपनी हट धर्मिता का परिचय देते हुए ना तो एसएसपी बाहर आए, वरना निरीह महिलाओं पे तो उन्होंने पिटवाया। अब ये लड़ाई सड़क से उनके आवास तक की हो गई है। हम उन्हें कार्यालय में बैठने नहीं देंगे। महिलाओं का अपमान किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, महिलाएं इतने आक्रोश में हैं, इतने उत्साह में हैं। महिलाओं का जनादेश आप लोग देख रहे होंगे, कितनी महिलाएं हैं। अब कितने आस लेकर आएंगी ये महिलाएं कि आज एसपी आज हमारी बात सुनेंगे, लेकिन आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमें यहाँ पर नहीं मिला और उन्होंने अपनी महिला पुलिस से हमारी महिलाओं पर डंडे बरसाए। किसी भी तरीके से हम महिलाओं पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब आधे घंटे तक एमजी रोड जाम रखने के बाद हजारों की तादाद में महिलाएं एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंच गई। एसएसपी के नाम मिलने की सूचना पर आक्रोशित महिलाओं का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। हाथों में चूड़ियां लिए महिलाएं पुलिस प्रशासन को जमकर कोस रही थीं। महिलाओं का गुस्सा बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने एसएसपी कार्यालय को गेट बंद कर दिया। आक्रोशित महिलाएं पुलिस कप्तान को बुलाने की मांग कर रही थी। सिर्फ शहरी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुकी है। और आज पीड़ित महिलाएं जो कि पुलिस प्रशासन की निकम्मी से, काहिली से त्रस्त थी, क्योंकि सारे थाने चौकी बिकाऊ हैं, कहीं पर भी पीड़िता की सुनवाई नहीं होती है। आज सारी महिलाएं बहुत आस लेकर एसएसपी के पास आई थी कि वो उनकी सुनवाई करेंगे, उन्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर भी प्रशासन ने अपनी नपुंसकता दिखाई है, अपना निकम्मापन दिखाया है और निरीह महिलाओं को पिटवाया है, लाठीचार्ज करवाया है। ये बात, ये अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति से ज्ञापन देने आए थे और इन लोगों ने हमें अंदर का नहीं रोका। इतना रोकी कि महिला को काफी चोट आई है। अगर इन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोका, आज तो केवल हमने ये क्लियर किया है, आगे ये लड़ाई सड़कों में लड़ी जाएगी। काफी देर तक कप्तान के न आने पर महिला मोर्चा ने चूड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। चूड़ियां फेंकने की वजह से कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। महिलाओं के उग्र प्रदर्शन से पुलिस अधिकारी भी बेबस नजर आ रहे थे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष ने जिले में बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन को नाकाम बताया। प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज की महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। इससे पहले भाजपाई जिले भर के सभी थानों का भी घेराव कर चुके हैं। गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन की वजह से शहर की लाइफलाइन एमजी रोड की सांसें थम गई। पहले से प्रदर्शन की सूचना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने जाम से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। वहीं पुलिस कप्तान के खिलाफ आक्रोशित महिलाएं काफी देर तक एमजी रोड पर लेटी रहीं। गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन ने एमजी रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित महिलाएं काफी देर तक महात्मा गांधी मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन करती रहीं, जिसकी वजह से एक ओर जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, वहीं सड़क के दूसरी ओर सन्नाटा छाया रहा।
हैरत की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी जाम खुलवाने नहीं आया। भाजपा महिला मोर्चा के इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से पुलिस प्रशासन को थी, फिर भी पुलिस ने निष्क्रियता दिखाते हुए किसी भी तरह के कोई इंतजामात नहीं किए। पुलिस कप्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोशित महिलाएं एमजी रोड पर ही लेट गई। काफी देर तक आवागमन ठप रहने की वजह से शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड की सांसें फूल गईं। भाजपा की महिला इकाई द्वारा एसएसपी कार्यालय पर किए गए प्रदर्शन के दौरान उग्र भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा चूड़ियां फेंककर किए गए प्रदर्शन के दौरान घायल हुई तकरीबन आधा दर्जन महिला सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में किया गया, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को आगरा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ताजनगरी आगरा की खराब कानून व्यवस्था को लेकर चूड़ी प्रदर्शन किया, जिसके तहत दर्जनों महिला कार्यकर्ता हाथों में हजारों चूड़ियां लेकर पुलिस को पहनाने एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाएं एसएसपी कार्यालय जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट पर लगे पुलिसकर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद गुस्साई भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर चूड़ियां फेंकना शुरू कर दी, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी तो वापस लौट गए, लेकिन मामला शांत होने के बाद दोपहर को थाना अध्यक्ष नाई की मंडी घायल महिला सिपाहियों को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां सभी घायल महिला पुलिस कर्मियों का मेडिकल कराया गया। अब पुलिस मेडिकल के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है। महिला मोर्चा द्वारा आज जिला मुख्यालय पर एसएसपी को खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी की गई थी, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। उनको चूड़ियां भेंट कर अपना विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन जैसे ही महिला कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, वहां पर देखा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद नहीं है और वहां पर पुलिस कर्मियों ने वहां पर ऑफिस जाने नहीं दिया, जिसके बाद गुस्साई महिला कार्यकर्ताओं ने उन पुलिस कर्मियों पर चूड़ियां फेंकी और लगातार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी चोटिल हो गई थी, जिनका आज मेडिकल जिला अस्पताल में कराया जा रहा है, जिसके बाद मुकदमे की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस इन महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बालूती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज़, आगरा। भाजपाई प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में कई लोग हुए चुटैल, जिसमें भाजपा पार्षद प्रेमा वर्मा ने पुलिस पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक महिला कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने प्रशासन के अफसरों के पास जाकर ये आपबीती सुनाई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। आगरा में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान भाजपाई महिलाओं के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे महिला कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी दिखी। कई नेत्रियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिन्होंने खाकी की खिलाफत के बाद हुई तकरार को लेकर प्रशासन की राह पकड़ी। जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचकर इन महिलाओं ने पुलिस की कारगुजारियां बताई। पार्षद प्रेमा वर्मा ने तो मारपीट के आरोप भी लगाए। अपने चोट आने की बात कहने वाली भाजपा नेत्री ने कानूनी कार्रवाई तक का ऐलान कर दिया। तोड़ दिया, मेरे बाल खींच के मारे, मेरे बाल खोल दिए, मेरा देखो पूरा खौना हो रहा है, पैरों पे पटक के मारा, मेरे पूरे पैरों में चोट आ रही है, चला भी नहीं जा रहा है। प्रदर्शन में आए थे? हाँ, हम प्रदर्शन में आए थे। एक आदमी को बचाने के लिए इतने पुलिस वालों ने इतनी औरतों को चोटिल कराया कि बस कोई हिसाब नहीं है। हम कुछ औरतें जाके उनको ज्ञापन दे देते, उनको पुलिस एएसपी को मार तो देते नहीं जान से, अपना ज्ञापन ही तो देना था। उसके लिए इतनी फोर्स उन्होंने क्यों लगाई? क्यों इतनी औरतों को चोटिल करा उन्होंने? कोई ये भी कोई इंसाफ है कि एक आदमी के लिए सैकड़ों औरतें होके वो औरतों को मारेगी? ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सर कोई इंसाफ नहीं है कि औरतों को मारेंगे। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हूँ, कानूनी कार्रवाई करने की जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कि भाई इस पे मैं इसके खिलाफ वो करूंगी मैं। हालांकि इस प्रकरण में महिला नेताओं के रवैये से प्रशासन भी नावाकिफ नहीं था, जिसने उन्हें समझाने के साथ साथ संतुष्ट करने का भी प्रयास किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई की मांग पर डटी महिलाओं ने रिपोर्ट कराने की बात कही है। थाना हरिपर्वत के वजीरपुरा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। आगरा में थाना हरिपर्वत के वजीरपुरा इलाके में एक ही समाज के दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। पथराव में कई लोग चुटैल हो गए। दरअसल एक पक्ष का लड़का दूसरे पक्ष की लड़की को ले गया, जिस वजह से दोनों पक्षों में तनाव था। जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठे तो बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया और पथराव होने लगा। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर काफी देर तक पथराव करते रहे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। संज्ञान में आया है कि कोई लड़की कुछ दिन पहले किसी के साथ चली गई थी, तो इसी बात को लेके दोनों पक्ष आपस में उनकी वार्ता भी चल रही थी।
और इसी वार्ता के क्रम में इनमें झगड़ा हुआ है, उसी पथराव की सूचना पर क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू करते हुए मुकदमे की तैयारी कर ली है। पुलिस कप्तान कार्यालय के बाहर खड़ी ये लड़की अपनों की दबंगई की शिकार हुई है। खून से लथपथ हालत में आंखों से आंसू बहाते हुए पीड़िता भाइयों के जुल्म की दास्तां बयां कर रही है। पीड़िता ने दबंग भाइयों पर गलीच धंधे में धकेलने का भी आरोप लगाया है। मुझे मेरे भाइयों ने मारा। क्यों मारा है? गलत काम कराना चाहते थे मुझसे, मैं मना करती थी, मैं इसलिए मारा मुझे। घर में कौन कौन? पिताजी नहीं है आपके? पिताजी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। जान से मारना चाहते थे मुझे, मैं हफ्ते भर तक घर नहीं गई, मैं अपनी दुकान पर ही रहती थी, मुझे मार ना दें। मंडी में आए, मंडी में आके मेरे साथ जैसे किया। थाने में नहीं शिकायत की आपने? करी थी, कोई सुनवाई नहीं करी गई। गुरुवार को वॉशिंगटन से आए वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगरा शहर को पर्यटन के नजरिए से देखते हुए वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने आगरा को कई सौगातें देने की घोषणा की, जिनसे आने वाले समय में आगरा शहर की एक नई तस्वीर सामने आएगी। गुरुवार को वॉशिंगटन से आए वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने आगरा मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगरा शहर को पर्यटन के नजरिए से और अधिक बेहतर और सुविधाजनक बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने ताज परिसर के विकास को लेकर खासा जोर दिया, साथ ही ताज परिसर में कई योजनाएं चलाने की बात कही। विकास होने जा रहा है। मथुरा वृंदावन के बीच में एक बहुत पुराना वन था, उसको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है, वो बड़ा वहाँ भीड़ भाड़ होने लगी, बड़ा कंजेशन है, ट्रैफिक जैम वगैरह होने लगी। तो उस ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए उन्होंने वो इस प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं। उस संबंध में उनके कुछ सुझाव हैं। जहाँ तक आगरा का प्रश्न है, इस साल वो 2 कामों से इस प्रोजेक्ट को यहाँ लॉन्च करेंगे। एक तो ये है कि लाल किला और ताजमहल के बीच में पर्यटकों को चलने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। उसमें कई चीज़ें होंगी और उसमें मुख्य चीज़ ये है कि जो लाल किला है वो सड़क के उस पार है, तो सड़क पार करने के लिए पर्यटकों को दिक्कत होती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि या तो भूमिगत एक रास्ता बनेगा या ऊपर से एक पुलनुमा एक रास्ता बनेगा, ताकि लाल किले से लोग ताजमहल की तरफ बिना ट्रैफिक का खतरा झेले आ सके। तो वो शाहजहां पार्क के जरिए ताजमहल के पश्चिमी गेट तक जाएगा। उस रास्ते को वो अच्छी तरह से विकसित करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन विकास कार्यों का खाका जून माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा और अक्टूबर माह से विकास कार्य शुरू होने का अनुमान है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाने वाला ये विकास कार्य आने वाले समय में क्या रंग लाता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर,
कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। शहर के एक आरटीआई एक्ट एक्टिविटीज में सूचना के अधिकार के तहत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे प्रवेश लेने वाली छात्रा की करतूत उजागर हुई है। हैरत की बात यह है कि खुलासा होने पर संबंधित विभाग अब अन्य जानकारियां देने में भी कोताही बरत रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर प्रवेश लेने और नौकरी के मामले कई बार सामने आते रहते हैं। इस बार देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल सैनी ने सत्र 2014 की MBBS परीक्षा में एक छात्रा द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र से प्रवेश लेने का मामला उठाया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान सैनी ने साक्ष्यों सहित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे एम्स में प्रवेश का मामला उजागर किया। जब मैंने ST आयोग में RTI डाली तो लोक जाति उसमें बताया गया कि वो ST आयोग में नहीं आती है। OBC आयोग में डाली तो OBC आयोग ने बताया कि वह OBC आयोग में आती है। लिहाजा ये मामला उजागर हुआ है कि निधि कुमारी राजपूत ने गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया, जिसके लिए लेखपाल कानूनगो व तहसीलदार जसराना जिले के जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किया है वह जिम्मेदार हैं। पहली RTI डाली गई तो उनको समझ में नहीं आया कि क्यों मांगा जा रहा है, उन्होंने बड़े आसानी से जवाब दे दिया। लेकिन जब दूसरी RTI डाली गई तब उनके दिमाग में ये बात आई कि ये बार बार RTI कास्ट के ऊपर लेके क्यों डाली जा रही है, क्योंकि उनके संस्थान में इस तरीके की गलत चीज़ें हो रही थी। उन्होंने सेकंड RTI पे मना कर दिया कि हम थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर RTI का मतलब क्या? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में यूपी की एक छात्रा को OBC कैटेगरी का बताया गया, जबकि इसी छात्रा ने SC का प्रमाण पत्र बनवाकर एम्स जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता वैसे ही फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए जागो हिंदुस्तानी वेबसाइट का सहारा लेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवी वत्सला प्रभाकर ने भी फर्जीवाड़े पर चिंता जताई। शहर में जहां लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, ऐसे में जल संस्थान का लाखों लीटर पानी आई जीवनी मंडी जॉन्स मिल के पीछे यूं ही बर्बाद हो रहा है, जिसके बाद जल संस्थान की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। जबकि महाप्रबंधक अवैध रूप से पाइपलाइन को काटे जाने की बात कहती है। हालांकि महाप्रबंधक जल्द इसे ठीक कराने का आश्वासन भी देती नजर आए। एक और जहां शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जनता पानी को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर है, ऐसे में जल संस्थान की लापरवाही के चलते हर रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं। इस बारे में जब जल संस्थान की महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता से बात की गई तो वो इसे वहां रहने वाले लोगों द्वारा तोड़े जाने की बात कहती नजर आई। उनका कहना था कि जब भी कहीं पाइपलाइन लीकेज होती है उसे ठीक करा दिया जाता है। इतना ही नहीं, पाइपलाइन को सही बनाए रखने के लिए 2 कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई और टूटी हुई पाइपलाइन को जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। के पीछे से तमाम जलकल विभाग से जो शहर को जलापूर्ति की जाती है वो 4-5 लाइनें हैं जो वहाँ से करके गुजर रही हैं। उन लाइनों में से एक MS की भी लाइन है जिसमें जॉइंट के पास शीशा भरा हुआ होता है। उस जॉइंट पर जो कुछ ऐसे जो अवैध टाइप के व्यक्ति होते हैं, पता चला पानी पीने के लिए या भैंस के लिए पिलाना चाहते हैं या कपड़े धोना चाहते हैं, ऐसे पर्पज़ में वो चाहे जब कभी भी आंख बचती है उनकी और वो चोरी से उसमें जो है कुछ तोड़ते हैं उसको और अपने लायक पानी यूज़ कर लेते हैं। हमने अपने कर्मचारी भी इस पर 2 कर्मचारी डिप्यूट किए हुए हैं कि जैसे ही लीकेज हो उसे तत्काल बंद किया जाए। लेकिन इस पर चूँकि चौकसी नहीं है, कोई चौकीदारी तो पूरी पाइपलाइन पर है नहीं, थ्रू आउट यमुना के किनारे बेल्ट में है ये।
गौरतलब है कि शहर में कई स्थानों पर हफ्तों और महीनों से पाइपलाइन लीकेज पड़ी रहती है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी हर रोज बर्बाद हो रहा है। अगर इस बर्बाद होने वाले पानी को बर्बाद होने से रोक लिया जाए तो कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। बहरहाल विभाग कब तक इस ओर गंभीरता से विचार करता है, ये देखने वाली बात होगी। टोरंट के करंट में कमी आने के कारण इसका सीधा असर शहर की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा और कम वोल्टेज के कारण आधे से ज्यादा शहर को पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी, जिसके बाद प्रशासन के पत्र के बाद अब विभाग में होने वाली विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करा दिया गया है, जिसके बाद अब शहर को पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। इतना ही नहीं, बकाया बिल को लेकर भी जल संस्थान काफी गंभीर है और जल्द ही बकाया बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। शहर की आपूर्ति जितनी यमुना पर निर्भर करती है उतनी ही बिजली व्यवस्था पर। पिछले 2 दिन से कम मिल रहे वोल्टेज के कारण जल संस्थान की मोटर ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिसके बाद महाप्रबंधक ने प्रशासन को पत्र लिखकर समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई। इसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप करने पर अब समस्या का समाधान हो गया है और पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है, जिसके बाद 2 दिनों तक पेयजल संकट की मार झेलने वाले इलाकों को भी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति मिल सकेगी। अब वोल्टेज की स्थिति सामान्य हो गई है। पिछले 2 दिनों में कल से पहले 2 दिन जो है लो वोल्टेज की शिकायत हो गई थी जिबनी मंडी पे। फिर उनको कहा था, नहीं कर पाए थे, डीएम साहब के यहाँ भी कि कहा, सिटी मजिस्ट्रेट लेवल पे कहा, तो फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर है जो जिबनी मंडी के बाहर, उस ट्रांसफार्मर के टेपिंग को थोड़ा सा बढ़ा के वोल्टेज की मात्रा को इम्प्रूव कर दिया है। इस समय वोल्टेज बिल्कुल सामान्य है। कल रात से वोल्टेज की स्थिति सामान्य हो गई है। इनका जो है पूरा पेमेंट हो गया है, मात्र अब 6 करोड़ के करीब बकाया है, जो कंप्लीट होकर के स्टेटमेंट तैयार होकर के जा रहा है। ये मार्च, अप्रैल, मई 3 माह का बस शेष है, बाकी पूरा पेमेंट इनका क्लियर हो गया है। इतना ही नहीं, लगातार विभाग की टोरंट की बकायेदारी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी महाप्रबंधक का कहना था कि उनका फरवरी तक का भुगतान कर दिया गया है। महज 3 माह का भुगतान ही शेष है। चूंकि भुगतान शासन को करना होता है, इसलिए शासन को भुगतान को लेकर पत्र लिख दिया गया है। जल्द ही बकाये का भी भुगतान कर दिया जाएगा। महाप्रबंधक का कहना था कि भुगतान के अभाव में विभाग की लाइट को काटने नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की परेशानी शहरवासियों को नहीं होने देगी। नहीं, लाइट कट ऐसी जन सामान्य का प्रश्न है, ये कोई ऐसा बिंदु भी नहीं है, टोरेंट की ओर से भी नहीं है और हमारी ओर से भी नहीं है कि कोई बिजली कटने वाली ये वाली ऐसी कोई बात हो। ऐसी बिल्कुल कभी आएगी भी नहीं और ना ही कोई ऐसी स्थिति। महाप्रबंधक ने उम्मीद जताई कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो किसी भी तरह पेयजल व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। नगर आयुक्त की सख्ती के बाद अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। नाला सफाई को गंभीरता से लेते हुए आधुनिक मशीनों से शहर के बड़े नालों की सफाई की जा रही है, तो वहीं अधिकारी भी मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अभी हाल ही में नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक के मिली करारी फटकार के बाद इसका असर भी अब दिखने लगा है। इतना ही नहीं, हाल में हुए सदन में भी पार्षदों ने नाला सफाई को लेकर हंगामा काटा था, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद अब नगर निगम अधिकारी नाला सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी क्रम में सीनियर जोन ऑफिसर सीपी शर्मा बिजली घर चौराहे पर चल रहे नाला सफाई को देखने पहुंचे, जहां नई मशीन के माध्यम से नाला सफाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीपी शर्मा ने बताया कि बड़े नालों की सफाई व्यवस्था को इसी माह तक खत्म कर लिया जाएगा। इसके लिए कई बड़ी मशीनें लगाई गयी ताकि बारिश में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। नगर निगम में कुल जो है 321 नाले हैं, जिसमें 300 छोटे हैं और 21 बड़े नाले हैं। तो 21 बड़े नालों का एक राउंड हमारा दिसंबर और जनवरी तक पूरा हो चुका था। अब दूसरे राउंड में जहां जो बड़े नाले हैं, जहां कंटिन्यूस सफाई चलती रहती है, वो हमारा फाइनल स्टेज में चल रहा है और ये जो है हम 1 सप्ताह के अंदर इसे पूरा कर देंगे। इतना ही नहीं, मंटोला नाले में कचरन को रोकने के लिए निगम के हर प्रयास नाकाम हो रहे हैं, जिसके चलते निगम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निगम अधिकारियों का कहना था कि जो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, उनके खिलाफ अब निगम सख्ती के साथ पेश आएगा ताकि इन लोगों पर नकेल कसी जा सके। इस समय हमारे पास 2 पोकलैंड मशीन है और 2 जेसीबी है जो डीप गहरे नालों को साफ करती हैं। तो इस समय जो है, परसों बीच में मशीन खराब हो गई थी, अभी 2 दिन पहले हम पे एक पोकलैंड मशीन ठीक हो गई है और एक जेसीबी ठीक हो गई है। एक आज शाम तक या रात तक ठीक होने की उम्मीद है। तो हम ये समझते हैं जैसे बिजली घर नाले पर बड़ी हमारी पोकलैंड लगेगी, कल से वो काम करेगी। आज जो है हमारी बुढ़ान सैयद पे पोकलैंड लगी है 200 और एक छोटी चेन मशीन लगी है।
गौरतलब है कि शहर में नाला बुढ़ान सैयद, नाला मंटोला, महावीर नाला और नाला बिजली घर सहित कई बड़े नाले हैं जो बारिश के दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं तो कई व्यापारियों के लिए बड़े नुकसान का सबब साबित होते हैं। ऐसे में अगर नगर निगम अधिकारी समय रहते नालों की सफाई व्यवस्था नहीं करा पाते हैं तो शहर को एक बार फिर जलभराव के दंश को झेलने के लिए मजबूर होना होगा। आगरा आए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ताज न्यूज के साथ विशेष वार्ता में संगठन की आगामी रणनीति साझा की। 2017 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर बताते हुए अखिलेश सरकार को गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं की सरकार बताया। आगरा आए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ताज न्यूज के साथ विशेष वार्ता की। उन्होंने सन 2017 के विधानसभा चुनाव का जिम्मा युवाओं के कंधों पर बताया। आगरा के जिला एवं महानगर संगठन की तारीफ करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसे एकजुटता का परिणाम बताया। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए छात्र नेता सपा सरकार को गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की सरकार बताते हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया है कि इस 2017 में युवा ही जो है यहाँ समाजवादी पार्टी को फिर से दोबारा एक बार सत्ता में लाने का काम करेंगे और युवाओं को सक्रिय कर दिया गया। युवा सक्रिय हैं समाजवादी छात्र सभा के, वो गांव-गांव किसान के घर घर, गलियों घर, हर घर में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जितना विकास का काम कर रखा है उसकी जो है घर घर पहुँचाई जा रही है इस बात को और लोग से काफ़ी खुश भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो भी विकास की नीतियाँ हैं सब लोग जानते भी हैं, आप भी जानते होंगे और इससे हमको मदद मिलेगी। प्रदेश जनसंख्या के भी लिहाज से काफ़ी बड़ा राज्य है तो जो 12th पास करके जो छात्र निकलते हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में निकलते हैं और बहुत सारे मसलों पे हमें केंद्र से उतना अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है जो कि हमें मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर सीटों की समस्या इसको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान में लिया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी इसको वो करेंगे भी और इसके लिए जो है कि हम कोशिश करेंगे कि वो सीटों की संख्या जो सरकारी महाविद्यालय हैं जो सीधे स्टेट के अंडर में आते हैं तो हमारा और छात्र सभा और हमारे युवा नेतृत्व का ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस मुद्दे को वहां पे लेके जाएं और सीटों की संख्या बढ़ाने का हम प्रयास। प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आगरा आए संगठन के प्रदेश सचिव ने भी अन्य छात्र संगठनों पर जमकर प्रहार किए। आगामी सत्र में राजकीय महाविद्यालयों में सीटों की समस्या के लिए छात्र सभा पुरजोर प्रयासरत है। उन्होंने एबीवीपी को सांप्रदायिक संगठन बताते हुए जमकर कोसा। वहीं बिना किसी का नाम लिए बगैर एनएसयूआई के नेताओं पर भी जमकर प्रहार किए। इस मौके पर संगठन की जिला एवं महानगर इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा यूथ हॉस्टल में समर कैंप का समापन समारोह हुआ। शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। महिला मंडल विगत 7 वर्षों से इस तरह का आयोजन करती आ रही है। शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा 15 बच्चों का समर कैंप लगाया गया जो पिछले 15 दिन से चल रहा था। 15 दिन से उसमें विविध प्रकार के एक्टिविटीज़ थी जैसे मेहंदी, जूडो कराटे, साड़ी बांधना जो आजकल की बहुत बड़ी विधा मानी जा रही है, सिलाई, कढ़ाई, इस सारे सबको समग्रता को मिलाकर एक कैंप लगाया था जिसका समापन आज है। इसमें बहुत लोगों ने प्रतिभागियों ने भाग लिए थे जो अभी हमारे सामने बच्चे आएंगे और जो अपना प्राइज़ लेंगे। महिला शक्ति के कार्यक्रम से पिछले भी समय से आप लोग अवगत रहेंगे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कार्यक्रम बड़ी जल्दी और बहुत सुचारू ढंग से कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत इनके धन्यवाद। लगभग 15 दिन बच्चों का जो कैंप लगा था उसमें बच्चों को, लड़कियों को जूडो कराटे सिखाए गए और डांस सिखाए गए। कई ऐसी एक्टिविटी चलाई जो हमें डेली और बच्चों ने बहुत ही लगन और मेहनत से उसे सीखा है और आगे जाके वो बच्चे और भी आगे अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। पिछले काफी समय से जहां सादिक खां का मकबरा विभागीय अनदेखी का शिकार था और जिसके दीदार के लिए कोई भी सैलानी नहीं आता था, तो वहीं विभाग ने इस मकबरे की मरम्मत का काम शुरू किया जो कि अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। मुगल बादशाह अकबर के ओहदेदार सलावत खां और सादिक खां जिनका मकबरा आगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, विभागीय अनदेखी के कारण काफी समय से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। लेकिन कुछ माह पहले विभाग का ध्यान इस खूबसूरत मकबरे की तरफ गया जहां कोई सैलानी भी नहीं आता था, तो विभाग ने इस मकबरे की मरम्मत का मन बनाया। मरम्मत कार्य करीब 6 माह से लगातार चल रहा था जिसका असर अब दिखाई देना शुरू हो गया है।
ये मरम्मत कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को आगरा में एक और ऐतिहासिक स्मारक का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही इस मकबरे का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, काफ़ी प्रगति है। लगभग 70 से 75% कार्य संपन्न हो चुका है और रिसेंटली जल्दी ही के अंदर शेष कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। उसके अंदर सीढ़ियों का निर्माण भी सम्मिलित है, वो भी कराया जाएगा। अभी आपने हाल ही में दौरा किया सलावत खां के मकबरे का, संरक्षण कार्य का दौरा किया, तो क्या कुछ खामियां पाई या फिर क्या कुछ प्रगति उसमें और अतिरिक्त पाई? क्या कुछ सुझाव दिए वहाँ काम करने? खामियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम समय समय पर अपने संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं और हमने अच्छे स्टाफ को भी काम पर लगाया हुआ है। हाँ, कार्य की प्रगति को लेकर ये है कि आप देख रहे हैं कि इस समय कितनी ज़बरदस्त धूप पड़ रही है। धूप और गर्मी से परेशान व्यक्ति जो खुले में काम करते हैं तो नेचुरल है कि थोड़ा कार्य की प्रगति। अगर बात करें ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।